सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, अगर आप हिंदी साहित्य चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना और वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताने चाहेंगे कि इससे पूर्व हम जो है 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं एनसीईआरटी संस्कृत और संपूर्ण साहित्य से संबंधित, जबकि 15 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम एलटी उत्तराखंड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये संपूर्ण वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। साथ ही 13 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की क्लासें हम चला चुके हैं, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें 100 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो संपूर्ण वीडियो आप लोग देखना, जिससे कि आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। पहले एनसीईआरटी के, उसके बाद संस्कृत और फिर संपूर्ण साहित्य के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तरुण भारत किसान मित्र बालक तथा युवक नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ए अज्ञेय, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी, इनका एक प्रसिद्ध जो है बाल पत्रिका, राम नरेश त्रिपाठी जी को बाल साहित्य का जनक कहा जाता है और इनकी एक बाल पत्रिका है बानर। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही निराला की काफ़ी प्रसिद्ध 2 पत्रिकाएं हैं, समन्वय और मतवाला। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हरी है राजनीति पड़ी आई, समुचित बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी जायसी। तो यह किसकी होगी? तो यह पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी सूरदास की पंक्तियां हैं। आपके एनसीईआरटी में सूरदास भी लगा है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, इस बातों का भी। आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी हरिशंकर परसाई, सी जाबिर हुसैन और डी श्याम चरण दुबे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी बी होगा। इसका सही आंसर होगा बी, यानी हरिशंकर परसाई। आगे चौथा नंबर हम देखते हैं, आज का चौथा प्रश्न। यह कहानी उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना की भूमिका से ली गई है? ए आलो आधारी, बी राजस्थान की रजत बूंदे, सी मेरे बचपन के दिन, डी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर दिया होगा। तो चौथे नंबर का सही आंसर है, क्या होगा? आलो आधारी। तो ये पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले बार जो है पात्र से पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की रजत बूंदें, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2018 में यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे और 2021 में यहाँ से 1 क्वेश्चन बना था। यह किसका है? अनुपम मिश्र का है यह। ठीक है, यह किसका है? अनुपम मिश्र का होगा यह अनुपम मिश्र का है। जबकि मेरे बचपन के दिन आप जानते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा की है, और बच्चे काम पर जा रहे हैं या राजेश जोशी की है। ठीक है, 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? ए जॉर्ज पंचम की नाक, बी नीली झील, सी दोपहर का भोजन, डी ऊपर उठता हुआ मकान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 5वां का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा यानी सी दोपहर का भोजन। ठीक है, जब अब दोपहर का भोजन नहीं है तो दोपहर का भोजन किस रचनाकार का है, किसकी कहानी है? दोपहर का भोजन डिप्टी कलेक्टर यह अमरकांत की है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर का। घर की याद जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा का वर्णन किया गया कविता किसकी है?
एक घर की याद जो कविता किसकी है, जिसमें जेल प्रवास के दौरान जो है उनके घर के विस्थापन, जब वो घर में थे तो उन्हें घर की यादें के बारे में उल्लेख किया गया। काफ़ी मार्मिक यह कविता थी, आपने पढ़ी होगी। तो इसी विस्थापन का दर्द उनने बाय इसमें किया। ए दुष्यंत कुमार, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी शमशेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा छठा का? तो छठा का सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वां क्वेश्चन है, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? ए 5 खंडों में, बी 8 खंडों में, सी 7 खंडों में और डी 10 खंडों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7 का? तो इसका सही आंसर होगा 10 खंडों में बच्चन ग्रंथावली प्रकाशित। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा 8वां नंबर का। तो 8वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती है, या पंक्तियाँ किस कवि की है? ए धूमिल, बी शमशेर, सी मुक्तिबोध, डी केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा 8वां का? इसका सही आंसर क्या होगा? शमशेर सिंह का है। ठीक है, या किसका है? शमशेर का है। शमशेर की आपके एनसीईआरटी में एक रचना लगी हुई है, ऊषा लगी हुई है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, तो ऊषा लगी हुई है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से संबंधित है, वैसे तो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम में है, किसी ना किसी रूप में जो ज़्यादा का राइटर है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो एनसीईआरटी में तो लगे होते हैं। लेकिन फिर भी ये राइटर जो जितने भी रचनाकार हैं, उनकी चाहे कहानियाँ, कविता, उपन्यास, ठीक है, संस्मरण, जो भी अन्य विधा की रचनाएं हैं, वो सारे उन्हीं से ली गई है। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और इतना बड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होगा। जैसे कि आपने पूर्व में कुछ दिन पहले यूसेट का पेपर दिया होगा, तो उसमें आपने अपना मूल्यांकन किया होगा। आगे 9वां नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? ए ईलाचंद जोशी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी प्रभाकर माचवे, डी नंद दुलारे बाजपेयी। तो किसने माना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? किसने माना? ईलाचंद जोशी ने। अब ईलाचंद जोशी ने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना था मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को माना था। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रभाकर माचवे, इन्होंने माखन लाल को माना था। ठीक है, इन्होंने किसको माना था? माखन लाल को माना था। और नंद दुलारे बाजपेयी ने किसको माना था? इन्होंने माना था मैथिली शरण। नंद दुलारे बाजपेयी ने किसको माना था? इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को माना था। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। सर्वमान्य जो है जयशंकर प्रसादी हैं। इलाचंद के साथ साथ जो है अन्य कवि भी इन्हें मानते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो है जो उसका समय, छायावाद का समय, स्वच्छंदवाद भी छायावाद को कहा जाता है। और जो इस शब्द दिया था ये मुकुटाधर ने दिया था। और साथ ही 1918 से 1936 जो है क्या का माना जाता है? छायावाद का काल माना जाता है। आगे हम 10वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना? प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना? कहाँ कहाँ है बाल वियोगिनी पाया तूने यह गाना? कहाँ कहाँ है बाल वियोगिनी पाया तूने यह गाना? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो किस कवि की होगी? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत और डी निराला। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह इसका सही आंसर होगा सी, यानी पंत का होगा। किसका होगा? यह पंत का होगा। पंत की और भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, छोड़ दुर्मों की मृदुल जाल, ठीक है, और वियोगी होगा पहला कवि। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है? पंत जी की है। और जयशंकर प्रसाद, जैसे उनके आंसू से आपने देखा हो कई बार पूछा जाता है, ऐसे ही महादेवी वर्मा का, जैसे नीरजा निहार रश्मि नीरजा शांति गीत से काफ़ी पंक्तियाँ पूछी जाती, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से निराला के भी राम के शक्ति पूजा से पूछी जाती है। ठीक है, स्रोत स्मृति से पूछा जाता है। और
कामायनी से भी काफ़ी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ पूछी जाती है। इनकी परिवर्तन कविता से भी पूछी जाती है, पल्लव और परिवर्तन से पूछी जाती है पंत की। तो यहाँ से छायावाद से तो क्वेश्चन प्रत्येक कवि से बनता ही बनता है, A to Z। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रूप में बनता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे प्रसाद जी हैं, प्रसाद जी ने काव्य में काम किया था, और हम वहाँ पर देखते हैं तो नाटक कहानी में भी कार्य किया था। महादेवी वर्मा ने काव्य में काम किया था, तो इनके सस्मर और रेखाचित काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनकी भूमिका हर जगह कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप को देखने को मिलती है, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो छायावाद से चारों कवि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और यहाँ से पंक्तियाँ तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है रचनाओं के साथ साथ। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा पंत होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, बाल भारत संस्कृत ग्रंथ किसका है? जो बाल भारत संस्कृत ग्रंथ है, इसके एक किसका? ए भास, बी राजशेखर, सी कालिदास और डी भवभूति। तो जो बाल भारत है यह किसका है? इसका आंसर होगा बी, यानी राजशेखर का है। इसी तरीके से भास की दो रचनाएं हैं। भास की रचना इससे मिलती है। जो भास की रचना है वो बाल चरित्र है। ठीक है, और दूत वाक्यम पिछली बार पूछा गया था। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2018 में से भास की रचना पूछी गई थी एलटी में, और 2021 में भी पूछा गया था। दूत वाक्यम से पूछा गया था कृष्ण से संबंधित। अब दूत वाक्यम क्या है? यह एकांकी है। कृष्ण जो है दूत बनकर क्या करते हैं कि दूत बनकर कहाँ जाते हैं? पांडवों से जो है प्रस्ताव लेकर, संधि को प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। तो उसमें इसी प्रकार से कुछ वाक्य पंक्तियाँ थी शायद में कि कृष्ण से इसी प्रकार से दूतम, ठीक है, दूतम इसी प्रकार से कुछ वाक्य था। तो अगर आपको मालूम है कि कृष्ण ने इस प्रकार से इस रचना में इस प्रकार का उल्लेख किया गया, तब भी आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन तभी आकलन आपका होगा, तभी आप तुक्के लगाओगे जब आपने कुछ देखा होगा या सुना होगा। ठीक है, तभी वह क्वेश्चन सटीक आंसर लगता है। हम बात करें, भास को प्रथम कवि माना जाता है, और नाटक जो है एकांकी का जनक माना जाता है संस्कृत में। जैसे हम एकांकी में किसका जन्म मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को भी मानते हैं ना, और आधुनिक राम कुमार वर्मा को भी मानते हैं। तो भास की 13 नाटक हैं, और 13 नाटकों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक रामायण मूलक, दूसरा महाभारत मूलक, तीसरा जो है उदयन कथा मूलक, और चौथा कल्पना। ठीक है, जैसे अभिषेक नाटक हो गया, मध्य व्योम योग हो गया, प्रतिज्ञा योग गंधरायण हो गया, प्रतिभा नाटक हो गया, दूत वाक्यम हो गया, स्वपनवास दत्तम हो गया। ठीक है, कर्ण भार हो गया, दूत घटोत्कच हो गया, पंचरात्र हो गया, उर्भंग हो गया, बाल चरित्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं भास की। और महत्वपूर्ण यहाँ की सबसे पहले पुराने कवि हैं ये, कालिदास के पूर्व कवि कई डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और एकांकी जो है इसमें इनको क्या माना जाता है? यहाँ पर उनको जनक माना जाता है संस्कृत में। ठीक है, आगे 12 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूक्ति से संबंधित है। गुणवत्ते कन्या का प्रतिपादनी यह पंक्तियां, यह महत्वपूर्ण सूक्ति है, तो किसकी होगी? ए भवभूति, बी भारवी, सी कालिदास और डी भास। तो गुणवत्ते कन्या का प्रतिपादनी यह महत्वपूर्ण पंक्तियां किसकी है? तो यह जो पंक्तियां होगी 12 का, इसका सही आंसर होगा किसके? कालिदास के। ठीक है, तो कालिदास के यह जो पंक्तियां किससे है? अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसमें जो है 7 अंकों का उल्लेख किया गया है, और जबकि इसमें जो है अभी क्वेश्चन आया था इसी प्रकार से, उपमाओं की संख्या इसमें 180 है। उपमा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध इन्हें माना जाता है। इनकी रचना और भी हैं, जैसे रघुवंशम काफ़ी प्रसिद्ध है। 19 सर्ग हैं, जबकि कुमार संभव में इसमें 17 सर्गों का उल्लेख किया गया है। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, पिता शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो क्या होगा? पिता शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। कभी भी मित्रों आप एग्जाम में महत्वपूर्ण बात आपको नोट करनी है,
अब जो चलन एक प्रचलन है, नाम में भी हमें देखना पड़ता है। जब रचनात्मक इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं या क्रम में आते हैं या मिलान करने के लिए आते हैं या नाम में आते हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग जो है दोहरा कर पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से तीन बातें काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जैसे भोजन को चबा चबा कर अगर आप भोजन करते हो तो वह बेहतर माना जाता है, उसकी पाचन शक्ति ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जैसे हम चाय पीते हैं, भोजन दिनचर्या का काम है और चाय भी दिनचर्या का काम है, तो हम जब पीते हैं तो उसको फूंक फूंक कर पीना चाहिए। इसी प्रकार का अगर हमें पढ़ना चाहिए तो पढ़ने को हमें जो है दोहरा कर पढ़ना चाहिए, यानी उसको समझ समझ कर पढ़ना चाहिए। कई बार हम जल्दीबाजी में हमें होता है कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो जब हम एग्ज़ाम सेंटर से अगर घर के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि इसका आंसर कुछ और पूछा गया था, हम और तो अक्सर कई बार ऐसी बातें आती है, होती है। 13 नंबर का प्रश्न है, पिता शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, क्या होगा? ए पितरो, बी पितराभ्याम, सी पितराभ्य और डी पितुः। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा 14 का डी यानी पितुः होगा, ठीक है। तो पिता शब्द के काफी बार पूछा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पितरों, एक रॉ काट देने इसमें, निम्न में से पितरों शब्द का कौन सा समाज विग्रह उपयुक्त होगा? ए माता पिता च, बी माता च पिता, सी पिता च माता और डी माता च पिता च। ठीक है, आपने आकलन कर दिया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप जब आकलन करते हो मन ही मन में तो गलत हो जाता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपने दोहरा कर पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी माता च पिता च, ठीक है। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर का, संस्कृत से संबंधी होगा। पठनम लेखनम, पठनम लेखनम श्रवणम में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वतु, ए कत्वतु, बी ल्युट्य, सी वतुप और डी मतुप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने कर दिया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कर दिया होगा। अब इसका सही आंसर होगा बी। लगता है कि अधिक का क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा ना सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों में गलती होती है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। निश्चित तौर पर इन क्वेश्चनों से 100 क्वेश्चन, क्योंकि जब एक विद्यार्थी एक स्वयं जो एग्ज़ाम देने वाला इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट करवाता है तो कुछ ना कुछ लेकर करवाता है। उनकी बारीकों को देखता है, उसकी रचनात्मक को देखता है, उसके हर पहलू को देखता है। 2-4 साल के एग्ज़ाम उठा के देखता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, लेकिन हमारी जो प्रथम दृष्टि जाती है वो यही जाती है कि जो हम सीखते हैं, जो हमें आता है, लेकिन ये रचनात्मक नहीं है। अगर आप इसीलिए थोड़ा समझ समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके प्रत्येक पहलू देखने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो दोस्तों, अब हम जो है प्रैक्टिस सेट के अन्य क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण या प्रैक्टिस सेट होगा, बशर्ते काफ़ी समय इसमें लगेगा। आज हम ज़्यादा उल्लेख करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा व्याख्या करने की कोशिश नहीं करेंगे। 70 से 75 से 80 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अब हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा होगा। बस एक रचनात्मक और एक आपका जो है रिवीजन होता रहे। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है या कथन किस विद्वान का है? डायरेक्ट हम आंसर पे ही टिक लगाएंगे, आप आंसर का उत्तर देंगे। तो सूरदास का जो इसमें सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है या कथन किस विद्वान ने दिया है, तो आपने इसमें अपना आकलन मूल्यांकन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर का क्या होगा सही आंसर? इसका होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? ठीक है, तो कौन सी रचना भिन्न होगी इन तीनों से? मूर्तिया, मणिकर्णिका,
कितनी धूप में कितनी बार वट वृक्ष की छाया में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, डी होगा इसका, वट वृक्ष की छाया। बाकी ये सारी जो रत्न हैं, जैसे इसमें काफी प्रसिद्ध है मुर्देहा, ये जो है आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई है, और मणिकर्णिका ये तुलसीदास की है दोनों। ठीक है, आगे 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। तो इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी होगा। आगे 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कितने प्रकार के छंदों का उल्लेख किया? तो इन्होंने जो है कितने प्रकार का, 19 नंबर का क्या होगा? तो इन्होंने जो है 24 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे हम 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा? बिस्वा का। तो इसका आंसर सही आंसर होगा डी, यानी बच्चन सिंह होगा। 21 नंबर का प्रश्न है। गणनावाचक शब्द आयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह जो है 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। 22 नंबर का प्रश्न है। ज्ञानचंद्र जैन कीर्ति कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का। तो 22 का होगा यशपाल। ठीक है, क्या होगा? यशपाल से होगा। 23 नंबर का प्रश्न है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ठीक है, चारों वेदों पर उन्होंने कल्पना की थी इस प्रकार से ना, तो आपने देखा होगा। तो किससे लिया गया उन्होंने, इसके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 23 का यजुर्वेद होगा। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। 24 नंबर का प्रश्न है। झोपड़ी से राजवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? काफी प्रसिद्ध है, काफी बार पूछा जाता है, और नेट में कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा माता प्रसाद होगा 24 का। बी आंसर इसका होगा, यानी 2 होगा। 25 नंबर का प्रश्न है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो सब सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? आप जानते हैं, सुंदरदास। 26 नंबर का प्रश्न है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष, तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1890 में। ठीक है, 1890 में। बी आंसर होगा 26 का। 27 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य परमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? तो किस कवि ने किया? ठीक है, यहां पर आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर होगा 27 का सही आंसर होगा सी, यानी भवभूति। और अब जो पद लालित उपमा कालिदास, ठीक है, अर्थ गौरव भारवी, अर्थ गौरव, ठीक है, और दंडी पद लालित वो अलग है। ठीक है ना, वो जो सूत्र आपने पढ़ा होगा, कई बार वो सूत्र से संबंधित इस प्रकार से वाक्य आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो अलग है उससे, लेकिन दांडी का इसमें वो नहीं था, नहीं तो निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन होता। उस सूक्त के अनुसार उपमा कालिदासस्यि भारवी अर्थ गौरवम दांडी पद लालितम मागे शांति त्रोगुणा। ठीक है, क्योंकि उपमा के लिए प्रसिद्ध थी कालिदास, और भारवी अर्थ गौरव के लिए थी। दंडी किसके लिए थे? पद लालित्य के लिए थे, और मागे संति त्रोगुणा। माग जो है इन तीनों गुणों में निपुण थे, उपमा में भी निपुण थे, और अर्थ गौरव और पद लालित्य में भी निपुण थे। ठीक है, लेकिन यह पद वाक्य परमाणज्ञ का विशेषण जो है अपने लिए किया गया था, ये भवभूति ने किया गया। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर
स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा किसकी होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी यानी 2 यानी भगीरथ मिश्र का होगा 28 नंबर का। ठीक है, आगे 29 नंबर का प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूं काफी प्रसिद्ध है, तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है? तो इसका आंसर आपने इसका आंसर सही आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही है त्रिलोचन। इसी प्रकार से एक आज्ञे की भी रचना है, मैं क्या लिखता हूं और सौंपता हूं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लगा है, मैं क्या लिखता हूं, आज्ञे की है, एक निबंध है इनका। 30वां नंबर का प्रश्न है, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? तो किसका होगा? लट, लोट, लंग, लट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30 का डी, लट होगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे इनका कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भूतकाल, वर्तमान काल, किस काल को किस नाम से जाना जाता है। जैसे लट लकार का लट का होगा वर्तमान काल होगा, लिट का होगा भविष्य काल होगा, और लंग का होगा भूतकाल होगा, लोट का होगा आगे काल होगा, विधि लिंग का चाहिए म होगा। तो कई बार डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न पत्र जब उत्तर प्रदेश में बना था तो आज तक का सबसे कठिन स्तर का प्रश्न पत्र था ये एलटी का। 31 नंबर का प्रश्न है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। तो किसका है 31 नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा जॉन गिलक्राइस्ट का होगा। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न है, पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं तो कौन है? वादी राज है इसकी। ठीक है, वादी राज। ठीक है, आगे हम 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जहां वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, वह भोपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियों किस अलंकार का या की उदाहरण है? का उदाहरण है। तो इसका सही क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा 33 नंबर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी यानी परिसंख्या। 34 नंबर का प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? तो तीनों से भिन्न कौन होगा? तो 34 नंबर का सही आंसर है परी। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? शारीरिक पीड़ा के हेतु उसके उपचार के लिए उन्होंने इस रचना, कौन सी रचना की थी? तो आप तो जानते हैं, इसका क्या होगा? बी होगा यानी हनुमान बाहुक होगा। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो किसका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किरात अर्जुनियम। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। इसमें छंद होगा, तो कौन सा छंद होगा? तो इसमें आपने छंद देखने हैं कि इसमें जैसे 1 2 3, 1 इसमें 2 आएगा, 2 1 1 1 1, फिर इसमें 2 1 1 2 1। अगर आप पीछे से भी गिनोगे तो 1 3 4 5 6 7। अब 7 किस में आता है? इसमें 2 हिस्सों में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 12 7 किस में आते हैं? इसका सही आंसर होगा बरवे होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, अगर आगे की पंक्ति आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो पीछे की पंक्ति में गिनिएगा। अगर आपको लग रहा है कि पीछे की, तो आप
रचनात्मक पे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो बरवे होगा इसका, ठीक है। तो खैर इतना सिंपल क्वेश्चन भी कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी आपको अपना रचनात्मक ज्ञान जरूरी रखना है। हम तो भगत को हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियों में किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई? काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने चर्चा की थी सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और जायसी के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर की परचई। और कबीर की परचई काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। कबीर की परचई काफ़ी प्रसिद्ध है। कबीर की परचई किसकी है? अनंता दास की है। और कबीर पर जो टीका या तिरजा लिखी थी पुरनदास ने लिखी थी, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1 होगा, नीलू, नीलमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, ठीक है। एक होगा 39 नंबर का। 40 नंबर का हम देखते हैं, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। अभी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार, एकांकीकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 40 का 4 यानी भास को माना जाता है। 41 नंबर का, उपन्यास रहित शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 41 नंबर का क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 42 नंबर का प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अबू साइद। 43 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली का अन्य नाम होगा 43 का क्या होगा? कौरवी होगा, ठीक है। खड़ी बोली का नाम क्या है? अब देखो, एक नाम है ये अंतर्वेदी है। तो अंतर्वेदी किसका नाम है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा जाता है कंफ्यूजन। जो अंतर्वेदी है या ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है, और कौरवी जो है खड़ी बोली को कौरवी नाम से जाना जाता है, जबकि हरियाणी को बांगरू और देश वाली भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी इनकी क्षेत्रीय भाषा अलग है, लेकिन इस नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे अवधी भाषा को, तो अवधी भाषा को क्या माना जाता है? कोसली भाषा माना जाता है। अब बैसवाड़ी भाषा। अब देखो, आपने देखा होगा कई बार एक महत्वपूर्ण वाक्य आ जाता है, जैसे जॉर्ज गेर्सन का आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से और रचनाओं में जिन्होंने कि भारतीय रीतिकाल या भारतीय उन पर जो है सर्च या रिसर्च किया था, शोध किया था। तो हम देखते हैं जो बैसवाड़ी भाषा, अवधी, तुलसीदास की भाषा को बैसवाड़ी भाषा किसने कहा था? तो बिंब ने कहा था। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्वेदी मतलब ब्रजभाषा, बैसवाड़ी या कोसली भाषा यानी अवधी, और हरियाणवी या बांगरू भाषा, हरियाणी को बांगरू भाषा भी जानते हैं, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचना के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। तो यह आलोचना किसकी है? तो यह जो 44 नंबर का क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा, ठीक है। अब भगीरथ मिश्र का पहले वाक्य पूछा गया था। 45 नंबर का प्रश्न है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृति कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो कितने सर्गों पर लिखी? 8 सर्गों पर लिखी। 46 नंबर का प्रश्न है, विधि की दृष्टि से सुमेलित युगम नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें जो सही नहीं होगा? तो 46 का होगा 4 यानी शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा तक, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ
जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सर्जिता तथा कृति का नाम बताइएगा। तो यह किसका है? यह जो है किससे होगा? आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा अंधा युग धर्मवीर भारती। 48 नंबर का प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो काफी प्रसिद्ध है, काफी बार पूछा जाता है। तो यह आंसर होगा सी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 49 नंबर का प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। तो कौन होंगे? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा डी, यानी रामचंद्र सूरी। 50 नंबर का प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य में पंक्तियां किस कवि की है? तो काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो यह किसकी होगी? यह होगी नेही नागरी दास की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उपन्यास, 51 नंबर का, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसे ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह होगा काफी प्रसिद्ध 51 नंबर का बच्चन सिंह का। ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी मुक्तिबोध। अब सैनिक के रूप में अज्ञे को भी जाना जाता है। कितना स्तर इस प्रकार से बनाया है कि कन्फ्यूजन अवश्य होगा ही। अगर आपने विस्तार से पढ़ा होगा तो सैनिक के रूप में अज्ञे को भी जाना जाता है, लेकिन सैनिक रूप में साहित्यकार ने प्रगतिवाद के रूप में, ठीक है, प्रगतिवाद आंदोलन के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है। 53 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1973 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी सभा में भी पूछा जाता है। तो 53 नंबर का सही आंसर क्या होगा? काल चक्र। 54 नंबर का प्रश्न है, प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? काफी प्रसिद्ध उक्ति है। यह उक्ति किससे संबंधित है? आपने देखा होगी काव्य हेतु में यह उक्ति है और नेट का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। यह 21 में और 23 में नेट में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्री भट्ट तोत होगा। इसी से संबंधित काफी प्रसिद्ध अभिनय गुप्त का भी है, काव्य हेतु से संबंधित, प्रतिभा अपूर्ण वस्तु निर्माणा क्षमा प्रज्ञा। यह अभिनय गुप्त की है। इसी प्रकार से काफी प्रसिद्ध वाक्य इसी से संबंधित पूछा जाता है, शक्ति काव्यत्व बीज संस्काराः विशेष। तो यह किसका है? मम्मट का है। तो यह काफी उक्तियां काफी बार पूछी जाती है। एक काव्य हेतु से संबंधित है। ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आषाढ़ महात्म्य। ये कभी शुद्ध लिखने के लिए भी आता है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना। तो उनका आषाढ़ नहीं है, उनका वैशाख्य है ना, वैशाख्य महात्म्य है उनका। 56 नंबर का प्रश्न है, उटपटांग शब्द में समास होगा तो कौन सा समास होगा? उटपटांग। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष होगा। ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो कौन सा? कोई अलग होती है, दूर जाती है, तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? तो उसका सीधा आंसर होगा अपादान कारक। आगे महत्वपूर्ण है 58 नंबर का, मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक है। तो किसका है यह चर्चित कहानी? इसका सही आंसर होगा चंद्र किशोर जायसवाल, यानी ए होगा इसका। 59 नंबर का प्रश्न है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हम तो अपने यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां, और विद्यार्थी जब अपना संघर्ष करता है तो इन उक्तियों को लिखता है, कई बार दोहराता है।
तो एक यह युक्ति इस प्रकार से है कि एक अपने को पुनर्बलन देना, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें वो पुराने ढर्रे पर नहीं चलना है कि हम जो चलता आया है। अगर भाई हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है, माना एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एलटी में हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं और पोस्टें सीमित हैं, संघर्ष सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन निकलता आखिर वही जो सृजनात्मकता के हिसाब से चलता है, अपनी व्यापकता के हिसाब से चलता है, कुछ नया करता है। पढ़ तो सभी रहे हैं, कोचिंग सेंटर में सभी रह जाते हैं, लाइब्रेरी में सभी जाते हैं, यूट्यूब पर सभी पढ़ते हैं, लेकिन वह अपना रचनात्मक ज्ञान उनसे अलग भी करता है, अतिरिक्त भी पढ़ता होगा, ठीक है, अलग सारा भी लेते होंगे, तो जिससे कि उसका ज्ञान रचनात्मक की ओर, आगे की ओर बढ़ता है और उसका रिजल्ट बेहतर होता है। 59 नंबर का सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा? इसका है सी, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण लाल का होगा। और लक्ष्मी नारायण लेक्चरार में भी पूछा गया था, लक्ष्मी नारायण का काफ़ी इनके काफ़ी प्रसिद्ध है। मिश्र जो है समस्या नाटक के जनक माने जाते हैं, लेकिन लोकप्रियता के आधार पर जो है लक्ष्मी नारायण के नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इनके नाटक काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक जो सत्य हरिश्चंद्र अलग है, एक ये सत्य हरिश्चंद्र है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 60 नंबर का प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊंसा नागरी। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा रूपक, ठीक है। ये चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह से आप समझ सकते हो। 62 नंबर का प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह देरिदा को माना जाता है, जबकि सस्यूर या सस्थूर को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है संरचनावाद का जनक माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से संप्रेषण से संबंधित है रिचर्ड, ये काव्य शास्त्र में पूछा जाता है। 63 नंबर का प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो यामिनी भाषा का रूप या किसको जाता है? तो यह इसका आंसर होगा बी, यानी लल्लू लाल को होगा। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रसंग गर्वत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है, इसकी भाषा सरल और व्यंजना पूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी। यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन किसके प्रति है? तो यह जो है आंसर इसका क्या होगा? 64 नंबर का आकलन कर दिया होगा अध्यापक पूर्ण सिंह का। 65 नंबर का प्रश्न है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो यह क्या होगा? 65 का सार्वभौमिक होगा, यानी सी होगा, ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न है, तुलसी गंग दुए भये सुकविन के सरदार, काफ़ी प्रसिद्ध है, या लेक्चरार में भी पूछा गया था 21 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा 66 का? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? भिकारी दास होगा। 67 नंबर का प्रश्न है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। जो लौट कर आया है, पहले गया था और फिर लौटा, जब गया होगा फिर ही लौटा होगा, तो इसका सही क्या होगा? प्रत्यागत होगा। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। ए यानी 1, 2 है, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। 3, तीसरा, उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। और चौथवा है, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की ने लिखी थी। तो जो है इसका डी आंसर होगा, है हरिकृष्ण प्रेमी का ही है, लेकिन यह नाटक होगा या कहानी नहीं होगा। उसने कहा था काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी।
69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो यह होगा, इसका डी होगा, अपराजिता होगा। ठीक है। और 70 नंबर का प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र होंगे? तो इसका सही होगा रंगभूमि। इनमें एक सूरदास भी है। ठीक है ना। 71 नंबर का प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं, काफी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजेश जोशी। 72 नंबर का प्रश्न है, गारसा दा ताशी के इतिहास ग्रंथ दा लेत्रोत्तर हिंदुई ये हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? तो 72 का 71 में हुआ था। ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध कला का पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। तो यह पंक्तियां काफी प्रसिद्ध है। किसकी है? 73 की। तो यह किसकी होगी? रामविलास शर्मा की होगी। 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा सत्य हरिश्चंद्र। 75 नंबर का प्रश्न है, साकी सबदी दोरा कही कहिनी उपखान भगत निरोपत भगत कली निंदन वेद पुराण। काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 75 का क्या होगा? ये तुलसीदास ने यह पंक्तियां कही थी। तो मित्रों, लगभग 70 क्वेश्चन हमने डालने की सोची, क्योंकि 70 नंबर का आपका पेपर बनता है और एनसीईआरटी का संस्कृत को भी इसमें जोड़ने का आधार बनाया गया है। निश्चित तौर पर इसका स्तर आपको कठिन लगा होगा, लेकिन आप जब इस का आकलन मूल्यांकन करोगे तो निश्चित तौर पर आपको कुछ बेहतर मिलेगा। उसके बाद आप फिर अगर हमें नहीं आता है तो हम उस पर चिंता करते हैं, और जब चिंता होती है तो हम निश्चित तौर पर अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं कि कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, किन पाठों को हमें महत्व देना होगा। ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आने वाले समय में हमारा एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप अगर देखते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल जो है वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। अगर मैं आप अपना समय निकाल कर आपके लिए समय दे सकता हूं तो आप भी अपना समय निकालिएगा। अगर मुझे पुनर्बनन बेहतर मिलता है तो मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस लाने की कोशिश करूंगा। और शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी भेजने का कष्ट कीजिएगा, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परंतु अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपने इतना ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है। लेकिन आप देखते हो, आपको अच्छा लगता तो कीजिएगा। आप अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा ही परिणाम मिलेगा ना, निश्चित तौर पे मिलेगा। बाकी कहीं अपनी समस्याएं, पेपर कब होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो मित्रों इसका कोई निश्चय नहीं है, कल्पना पर हम जा नहीं सकते। जब भी होगा अपनी बेहतर तैयारी करते रहेगा और निरंतरता बनाकर चलते रहेगा। अपने प्रैक्टिस सेट, अपने पाठ्यक्रम को देखते रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम कोचिंग सेंटर में नहीं है सर, हम लाइब्रेरी में नहीं है, हमारा परिवार है। तो देखो मित्रों, आप अपने रूम में पढ़ो। जो गुफाओं में पढ़ते हैं वो निकलते वही हैं, उनका पता नहीं लगता है कि ये कहाँ पढ़ रहे हैं। जो कोचिंग सेंटर में रहते हैं सबको पता रहता है कि कोचिंग सेंटर में है। जो लोग लाइब्रेरी में रहते हैं उनको सबका पता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अपने कमरों में, अपने गुफाओं में 1 साल से 2 साल से 6 साल से अपने 6 महीने से अपने अध्ययन कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि यही लोग टॉपर निकल गए, यही लोग कहाँ से निकले। तो हर स्तर से पढ़ने का आधार है। आप रूम में पढ़ते हो तो बेहतर है, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो तब भी बेहतर है, आप कोचिंग में पढ़ते हो तो तब भी बेहतर है, आप यूट्यूब पर देखते हो तब भी बेहतर है। लेकिन सबका निचोड़ एक ही है, आपका रचनात्मक आकलन। आप अपना बेहतर समय दीजिएगा, एकांत में पढ़िएगा, चिंतन की जरूर कीजिएगा, तभी आपका आकलन, मूल्यांकन और आपका अध्ययन बेहतर रूप से आगे बढ़ेगा। बाकी समय का ये है कि आप अपनी अध्ययन रत रहे किसी न किसी रूप में, इससे आपको कुछ न कुछ बेहतर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।